कक्षा 11वीं में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे द्रव्य की अवस्थाएं। कौन सा लेसन है? 5। ये 5 लेसन बड़ा पार्ट है और इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो द्रव्य, ध्यान दोगे, द्रव्य जो शब्द है इसका इंग्लिश में होता है मेटर, ठीक है, और द्रव शब्द का इंग्लिश में होता है लिक्विड। तो चूंकि 11वीं में आप लोग आए तो द्रव्य और द्रव बहुत सारे बच्चे एक ही बोल देते हैं, एक ही लिख देते हैं। द्रव्य माने मेटर और एकदम सरल भाषा में बोलोगे इसको पदार्थ, और द्रव को जानते हो, सरल भाषा में बोल सकते हो तरल। तो हमेशा ध्यान रखोगे द्रव्य और द्रव में बहुत अंतर होता है। तो द्रव्य की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं, तो अभी तक हम लोग अध्ययन किए हैं परमाणु और अणु, ये अध्ययन किए ना। तो परमाणु अणु की बहुत अधिक संख्या जब हो जाती है तब उसको कहते हैं हम लोग पदार्थ, मेटर। अधिक संख्या 2-4 अणु परमाणु को आप पदार्थ नहीं बोल सकते क्योंकि ना गिन सकते, दिख सकते, छोटा सा रहता है। तो बहुत सारे अणु या परमाणु आपस में जब मिलता है तो उसे कहते हैं हम लोग पदार्थ या द्रव्य या मेटर। और इस पाठ में जो हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना, इन्हीं पदार्थ द्रव्य पर ताप, दाब, इसका क्वथनांक, इसका आयतन, इसका गलनांक, इनका अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो साधारणतः छोटी कक्षा से आप लोग देखते आ रहे हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। ठोस माने सॉलिड, द्रव माने लिक्विड, और गैस माने गैस, ठीक है। तीसरी 3 अवस्था ही प्रमुख अवस्था है। फिर भी वैज्ञानिकों ने क्या किया है, 2 और अवस्थाओं का खोज किया है, जिसमें जो चौथी अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा, जो स्टार्च में पाया जाता है, और 5वीं अवस्था होती है अति शीतित द्रव। अति मतलब अधिक, शीतित मतलब ठंडा द्रव। तो इन दोनों को, प्लाज्मा और अति शीतित द्रव को वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिली है। तो कितनी अवस्था बच गया? 3। कौन कौन सा? ठोस, द्रव और गैस। तो पहले हम ठोस की परिभाषा देख लें, फिर गैस की, फिर द्रव की, और उसके बाद फिर तीनों में अंतर देखेंगे। आज इन्हीं टॉपिक्स पे ये पीरियड समाप्त होगा, फिर एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ठोस अवस्था किसे कहेंगे? कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणु, परमाणु अथवा आयनों की नियमित व्यवस्था होती, क्रम से। आप चाक देखो, लकड़ी देखो, लोहा देखो, अणु क्रम से व्यवस्थित होते हैं और इनका आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है। क्यों निश्चित है? क्योंकि इसके अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, क्या है? क्रम से व्यवस्थित होते हैं। तो ठोस का आकार निश्चित। आप लोग ठोस देखे भी हो, चांदी, सोना, लोहा, नमक, शक्कर, ये सब पदार्थ कहलाते हैं ठोस। दूसरी अवस्था आप लोग देखोगे द्रव अवस्था। द्रव अवस्था में क्या बोलेंगे कि द्रव का जो आकार है, तरल पदार्थ आकार है, यह निश्चित नहीं होता। ये पात्र के अनुसार क्या होता है, ये बदलते रहते हैं। भाई पानी के गिलास में रखो या गंजी में रखो, उसका आयतन बदल जाता है, आकार बदल जाता है, बदलता नहीं बदलता है। तो ठोस का कोई निश्चित, द्रव का कोई निश्चित आयतन व आकार नहीं होता। अब द्रव देखो, पानी देखो, शरबत देखो, ये सब चीज। तीसरा होता है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में तो न तो
उनका आकार निश्चित, ना उनका आयतन निश्चित और अणु अव्यवस्थित होते हैं। आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 जितनी भी गैसें देखे होंगे वो क्या होते हैं, अव्यवस्थित अणु होते हैं और आकर्षण बल अणुओं के बीच में नहीं, अणु है परमाणु आयन उसके बीच में नहीं होता। तो ठोस का आकार निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित और गैस का और अनिश्चित। तो इस प्रकार से तीनों की परिभाषा उदाहरण देखने के बाद हम लोग एक चीज और देखेंगे कि ये H2O देख लिए, H2O देख लिए और H2O, ये तीनों क्या है, पानी ही है। ठीक है, तो ये पानी ही है। तो मान लो ये जो पानी क्या है, ये बर्फ है। बर्फ माने सॉलिड, ठोस अवस्था। एस माने सॉलिड होता है ना, ध्यान रखना, ठोस। और दूसरी जो बीच में आपको जो दिख रहा है वह है द्रव। कौन सा अवस्था है, द्रव। और इसमें लिक्विड एल लिखा है। लिक्विड माने द्रव, पुस्तक में द्रव्य लिख दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो द्रव्य, फिर वही कंफ्यूजन मत बना लो। और यहाँ पर जो है ये है गैस। क्या है, गैस। इसको दर्शाते हैं स्मॉल जी से, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये क्लियर हो गया आपका। आप देखेंगे कि इस पानी को, इस द्रव को हम 0 सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा करें, पानी को ठंडा करें तो किससे बदल गया, बर्फ। क्लियर हो गया। और इस जो या इस बर्फ को क्या करें, गर्म करें, हल्का 0 से ऊपर में, है ना, ताप में, तो क्या किसमें बदल जाएगा, द्रव में। इस द्रव को गर्म करें तो किससे बदल गया, वाष्प। क्लियर हो गया ना। पानी को गर्म किए तो किससे बदल गया, पिघल गया ना, बर्फ पिघले तो पानी बन, द्रव बना। और द्रव को गर्म किया तो वाष्प। ठीक। अब इस वाष्प को ठंडा करें, क्या करें, ठंडा, तो किसमें बदल जाएगा, वाष्प द्रव बदल जाएगा। और इस द्रव को ठंडा करें तो ये किसमें बदल जाएगा, बर्फ में। ये आपको ध्यान देना है। तो ठोस का द्रव में परिवर्तन यह कहलाता है गलन। क्या कहलाता है, गलन। और उस ताप को कहते हैं गलनांक, जिस पर वो गलना प्रारंभ करेगा। और द्रव का वाष्प में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन, यह कहलाता है वाष्पन। ध्यान दोगे, वाष्पन। और कोई द्रव को गर्म करेंगे तो उबलना प्रारंभ करेगा और वाष्प में बदलेगा, तो उस ताप को कहते हैं क्वथनांक। क्या कहेंगे, क्वथनांक। ठोस का द्रव में बदलना क्रिया गलन और ताप को गलनांक। द्रव का वाष्प में बदलना क्रिया को वाष्पन और उस ताप को कहेंगे क्वथनांक। बहुत बारीकी से आप समझोगे क्योंकि अब 6वीं 7वीं में 8वीं में पढ़ लियो गलनांक, क्वथनांक, परंतु बारीकी अंतर क्या है, बारीकी ये आपको पकड़ में नहीं है। आज समझना ध्यान से, बार बार ये शब्द आएगा। अब इस वाष्प को ठंडा करें तो किससे बदल गया, द्रव में। इस क्रिया को कहते हैं द्रवीकरण। क्या कहते हैं, द्रवीकरण। या फिर इसको कहते हैं आसवन। क्या कहते हैं, आसवन। ठीक है। आसवन में एक पदार्थ जुड़ता है, द्रव को वाष्प में बदलना, वाष्प को द्रव में, द्रव का वाष्प, वाष्प का द्रव, ये पूरी क्रिया कहलाएगा आसवन। और गैस को सीधा वाष्प से बदलोगे तो कहेंगे द्रवीकरण। इस द्रव को ठंडा करो, किसमें बदल गए,
इसको कहते हैं हिमन। हिमन माने फ्रीजिंग, है ना, फ्रीजिंग माने ठंडा होता है और ठोस बदल जाता है। इस ताप को कहते हैं हिमांक, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस बदलना प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार से इन तीनों से आपको बहुत सारी परिभाषाएं जो छोटी कक्षा में पढ़े हो यहाँ पर स्पष्ट हो गया। और एक चीज जानना कि कोई ठोस अगर बिना द्रव में बदले, किससे बदल गया, वाष्प में, गैस में, तो इस क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ध्यान दो, किसको कहेंगे, जैसे कपूर, आप तो देखो कपूर को जलाते हो तो द्रव में नहीं बदलता, ठोस से सीधा वाष्प बनता है, तो उस क्रिया को कहोगे ऊर्ध्वपातन। माने इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। आज का हिंदी में लिखते हैं इंग्लिश नाम को। और एक चीज ध्यान दोगे आप लोग, कक्षा 11वीं में पहुंचे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इनमें जो टर्म होता है जिसको कहते हैं टर्मिनोलॉजी, जैसे द्रव्य बोले मेटल कहते हैं उसको, ठोस बोले सॉलिड कहते हैं, तो आपको इंग्लिश नाम जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप 12वीं के बाद परेशान हो जाओगे, है ना। हर शब्द का जो मेन चीज है, जैसे द्रव्य माने मेटल, अवस्था को कहते हैं स्टेट, है ना, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, बर्फ, आइस है, ठोस को सॉलिड, जो छोटे छोटे जो टर्म है हिंदी का, उसको इंग्लिश में जब तक नहीं जानोगे 12वीं के बाद आपको दिक्कत आएगी। इस नाम से ध्यान दोगे आप। तो ऊर्ध्वपातन, कपूर का जलाना, ऊर्ध्वपातन, बिना द्रव में बदले वाष्प में, और पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज। कपूर ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, क्रिया ऊर्ध्व। तो क्या ये तीनों अवस्थाएं एक साथ एक अवस्था में कब रह सकता है, तो बताना 0.01 अंश सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाएं क्या होती है, एक साथ पाई जाती है। तीनों अवस्थाएं जिस ताप पर एक साथ पाई जाएगी, देखोगे पानी की तीनों अवस्थाएं, बर्फ, पानी और गैस, वाष्प, तीनों अवस्थाएं जब एक साथ पाई जाती है तो उस ताप को कहते हैं त्रिक बिंदु। ध्यान दोगे, त्रिक बिंदु। अब पानी का त्रिक बिंदु क्या है, तो बताना 0.01 सेंटीग्रेड। केल्विन में अगर बदले कि केल्विन में कितना होगा, तो बताना 273.16 केल्विन। ये दोनों ताप समान है, अंश सेंटीग्रेड में इतना, इसमें इतना। यह त्रिक बिंदु है, अत्रिक ताप, ये ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है। पुस्तक में है, फिर भी थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं समझा दूं। सबसे पहला है पॉइंट आकार एवं आयतन। तो आपको पता है ठोस का आकार निश्चित होता है, इनके अणु के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण अणु क्रम से व्यवस्थित होते हैं। द्रव में आप लोग देखो कि ठोस की तुलना में द्रव के अणु के मध्य आकर्षण बल कम होता है, इसी कारण आयतन तो निश्चित है ना, परंतु आकार निश्चित नहीं होता। जिस पात्र में डालोगे उसी पात्र के अनुसार उसका आकार बदलते रहता है। गैस में देखो, ठोस और द्रव की तुलना में गैस के अणु में आकर्षण बल बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, इसी कारण इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। ठोस का आकार व आयतन निश्चित, द्रव का आकार निश्चित परंतु आयतन अनिश्चित, आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित, और गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। फिर देखेंगे हम लोग विसरण। विसरण जानते हो, है ना। विसरण जैसे अगरबत्ती जलाए इस किनारे पे, उसके जो वाष्प धुएं हैं गैस के,
वहाँ पर ज़्यादा है और किधर आगे धीरे धीरे जिधर कम है, जैसे हम उस कोने में जला दे यहाँ पर बम, तो धीरे धीरे वो वाष्प किधर क्यों आएगा, इधर जिधर अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। इस क्रिया को कहते हैं विसरण। तो ठोस में विसरण नहीं हो सकता, कोई ठोस चीज रखोगे तो उसका अणु इधर तो आ ही नहीं सकता। और द्रव में विसरण हो सकता है, परंतु गैस की तुलना में कम, पानी बह के आ सकता है, परंतु वाष्प में विसरण की क्रिया ज़्यादा होती है। मतलब विसरण की क्रिया केवल गैसों में होती है, ये मान सकते हैं। फिर ताप का प्रभाव, ताप ठोस को गर्म करेंगे तो गर्म होगा तो जो ताप से पिघलना प्रारंभ करेगा तो उसको कहते हैं गलनांक, ये अधिक रहेगा कोई चीज़ का। और द्रव का गलनांक क्या होगा, द्रव का गलनांक क्या है, द्रव गलेगा नहीं बल्कि उबलेगा, उसको कहते हैं क्वथनांक। और गैस तो जानते हो ऊष्मा प्राप्त, उसमें क्या होता है, प्रसार होता है। इस प्रकार से आपके पाठ्य पुस्तक में ठोस, द्रव और गैस में बहुत सारा अंतर दिया है, कम से कम 4 अंतर। जब प्रश्न जाएगा तो आपको जो अच्छा लगे, सरल लगे, जो समझ में आ जाए, ऐसे सारे चीज़ सरल है इसमें, उनको आप लोग नोट्स के रूप में तैयार करोगे। तो इस प्रकार हम ठोस, द्रव और गैस की प्रारंभिक पृष्ठभूमि इस पीरियड में देखें। अब हम लोग जो नेक्स्ट पीरियड में हम लोग ये पाठ को आगे बढ़ाएंगे, उसमें देखेंगे अंतर आणविक बल। ये 6 प्रकार का होता है। अंतर आणविक मतलब ठोस, द्रव, गैस के बीच जो अणु है उसके मध्य कौन कौन सा आकर्षण बल काम करता है, इसका हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। और ये पाठ इस असाइनमेंट में है, 19 तारीख को जमा करना है, तब तक ये पाठ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।